नमस्ते, मैं सुलभा दीक्षित पिछले 25 सालों से भोपाल और देश के दूसरे शहरों में भी मैं योग सिखाती आई हूँ और बिहार योग पद्धति का योग मैं सिखाती हूँ। मुंगेर से मैंने योग की प्रशिक्षण ग्रहण किया है और मेरे गुरुदेव भी बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर के स्वामी निरंजनानंद सरस्वती हैं। यही मेरा चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुलभा जी, योग की महत्ता पूरी दुनिया जान रही है। 21 जून हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है भारत की पहल पर। आपकी दृष्टि में पूछा जाए कि योग क्या है, तो क्या कहेंगी? योग एक ऐसी जीवनचर्या है जिसको अगर हम अपना लें तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और सुखी भी रहेंगे और जो काम करेंगे उसको बखूबी कर पाएंगे। तो योग को दिनचर्या में हम शामिल करते हैं तो पूरी तरह निरोग रह सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं, ये आपने बताया। अच्छा, आज हम देख रहे हैं कि लगातार योग का दायरा बढ़ता जा रहा है। उस हिसाब से हम योग को अलग-अलग रूप में किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह से हम लोग अपने जीवन में साथी चुनते हैं और हमारे दोस्त बनते हैं, हम एक तरह का म्यूज़िक पसंद करते हैं, सब लोगों और जो हमारे मनपसंद गेम्स होते हैं उनको चुनते हैं, उसी तरह से योग की भी तरह-तरह के अंग हैं जिसको लोग, जैसे भक्ति योग है, तो जिन्हें पूजा अर्चना पसंद है वो भक्ति योग है करते हैं। जिन लोगों को पढ़ना बहुत पसंद है वो ज्ञान योगी बन सकते हैं और जिन लोगों को कर्मठ हैं जो बहुत, वे लोग कर्म योग कर सकते हैं। तो योग की परिभाषा अगर कही जाए तो वो एक ऐसी जीवन शैली है जो हमारे व्यक्तित्व का अ, संपूर्ण विकास करती है और हमें सही ढंग से जीने का तरीका सिखाती है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि भाग-दौड़ की ज़िंदगी हो गई है। सुबह से लेकर रात तक आदमी अपने काम में लगा रहता है और ऐसे में तनाव बहुत हावी होने लगा है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हम लेने लगे हैं। तो कुछ ऐसे आप उपाय बताइए योग में जिनके माध्यम से हम अपने तनाव को, दबाव को कम कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं? प्राणायाम अगर जोड़ा जाए नियमित रूप से तो वो तनाव को बहुत कम करता है। जब भी हम तनाव में आते हैं तो हमारी साँसें बढ़ जाती हैं और अगर हम साँसों को कंट्रोल में रखें तो क्या होता है कि जिस तरह से जब हम तनाव में आते हैं तो साँसें जल्दी चलने लगती हैं। चाहे हमें डर लग रहा हो या किसी भी तरह की एंग्ज़ायटी हो, तब हमारी जो साँस है तेज़ चलने लगती है। उसी तरह से जब हम अपनी साँसों को कंट्रोल करते हैं तो अपने आप ही हमारे मूड पर असर होता है। और स्ट्रेस तो आजकल एक ऐसी चीज़ है जो कुछ मात्रा में ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं है तो डेवलपमेंट भी नहीं होता है। लेकिन जो बैड स्ट्रेस है, जो डिस्ट्रेस में बदल जाता है, वह बहुत तरह-तरह की बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम साँस लें, वो हमारी उथली साँस ना हो। हमारी साँसों को लंबा और गहरा करने का तरीका ज़रूर सीख लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारी फेफड़ों की क्षमता है, उनका पूर्ण उपयोग होता है और जब हम लंबी और गहरी साँस लेते हैं, तो उसका असर हमारी मनःस्थिति में भी पड़ता है और हम अपने आप शांत और एकाग्र होने लगते हैं। तभी कई बार बोला जाता है, क्लास में भी हमारे टीचर बोलते हैं कि एक लंबी गहरी साँस लीजिए और उसके बाद अपना इम्तिहान दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या होता है ना कि हम लोग बच्चों को हमेशा कहते हैं कि ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान कैसे लगाना ये सिखाते नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में भी शिक्षा दी जाए कि मन को एकाग्र करने के जो तरीके हैं, वो बच्चों को सिखाए जाएँ, तो बहुत फ़ायदा होगा। तो सुलभा जी, कौन-कौन से ऐसे प्राणायाम हम अपना सकते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने साँसों पर नियंत्रण रख सकते हैं और साँसों पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ ही अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं? बिल्कुल। बहुत आसान और बहुत ही सरल तरीका है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे कुछ लोग अनुलोम-विलोम भी कहते हैं, जिसमें साँस लेना रहता है बाएँ से, छोड़ना रहता है दाएँ से, फिर दाएँ से लेना और बाएँ से छोड़ना। तो शुरू में तो आप जितनी देर तक साँस ले सकते हैं, बाएँ नासिका छिद्र से लीजिए और जितनी देर तक साँस छोड़ना चाहें, दाएँ से छोड़िए। फिर दाएँ से लीजिए जितनी देर लेना है और बाएँ से छोड़िए। ये हुआ 1 राउंड। ऐसे मिनिमम 10 राउंड्स रोज़ करें। धीरे-धीरे उसे बढ़ा सकते हैं। 25 राउंड्स तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ़ 10 राउंड ही कर लिए, तो भी
इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर की जो क्षमताएं हैं, जो हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, जो मेल और फीमेल एस्पेक्ट्स हैं हमारे व्यक्तित्व के, वो बैलेंस होते हैं। तो एक्टिविटी साथ में क्रिएटिविटी, दोनों का ईड़ा और पिंगला नाड़ी का बैलेंस होता है। तो ज़्यादा हम अगर टेक्निकलिटीज़ में ना जाएं, क्योंकि हर तरह के श्रोता सुन रहे होंगे, तो जो भी लेमैन है जिसने कभी योग नहीं किया, वो सबसे पहले तो योगिक ब्रीदिंग सीख सकता है। उसमें क्या होता है कि आपको कल्पना करना रहता है कि आपके जो फेफड़े हैं, उसमें जब आप हवा भर रहे हैं तो पहले पेट में हवा भर रही है, पेट फैल रहा है, फिर सीना फैल रहा है, फिर कंधे। सांस लेते समय ऐसा करना है। सांस छोड़ते समय पहले कंधे खाली करें, फिर सीना और फिर पेट। जब हम ऐसे सांस लेते और छोड़ते हैं तो हमारी जो सांस है लंबी और गहरी होती है और उससे मन अपना शांत होने लगता है। ये हुआ एक तरीका। दूसरा अनुलोम विलोम, जो मैंने इसके पहले बताया था। तीसरा एक है अब्डोमिनल ब्रीदिंग या उदर श्वसन। ये बहुत आसान है। कल्पना करें कि आपके नाभि में एक छिद्र है और आप वहाँ से सांस लेते हैं और पेट फूलता है, वहीं से सांस छोड़ते हैं और पेट सिकुड़ता है। तो इसी तरह से जो बेली ब्रीदिंग है, यानी पेट से सांस लेना और छोड़ना, ये आप जब भी आपको ऐसा लगे कि स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तब आप आराम से टिक के बैठें, या अगर घर में हैं तो लेट जाएं और उदर श्वसन कर लें। 5 मिनट में आपका मूड बिल्कुल बदल जाएगा, आपको सिचुएशन अंडर कंट्रोल लगने लगेगा। जो बिल्कुल स्ट्रेस में क्या होता है कि सोचने की क्षमता भी हमारी अफेक्ट हो जाती है, हम सही ढंग से सोच नहीं पाते। तो उदर श्वसन करने से भी बहुत फायदा है। एक प्राणायाम और बताती हूँ, भ्रामरी प्राणायाम। इसको करने का सरल तरीका ये, रात को सोने के पहले बिस्तर में बैठ के लंबी गहरी नाक से सांस लें और अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उससे कानों को बंद करना है और फिर सांस छोड़ते समय मुंह बंद करके ओम का लंबा उच्चारण, इस तरह से आंखें बंद करके ये 10 बार कर लीजिए। मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि नींद बहुत अच्छी आएगी और सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर उठेंगे। हमने भस्त्रिका के बारे में भी सुना है। भस्त्रिका भी क्या तनाव प्रबंधन को दूर करने में बहुत कारगर होता है? हाँ, भस्त्रिका और कपालभाति मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक तो अभी गर्मी का सीज़न आने वाला है, तो अगर भस्त्रिका और कपालभाति आप करते हैं तो उसके बाद आपको कूलिंग प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम ज़रूर करना पड़ेगा। और भस्त्रिका क्या है, हाई बीपी वालों के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, डेंजरस है। उससे आपका बीपी बढ़ सकता है अगर आपने भस्त्रिका ज़्यादा कर लिया। मृदु भस्त्रिका करेंगे और मृदु कपालभाति करेंगे जिसमें बिना ज़ोर लगाए करते हैं तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं अभी, क्योंकि ये सिर्फ श्रोता सुन रहे हैं कैसे करना, इसलिए मैंने नहीं बताया। क्योंकि भस्त्रिका और कपालभाति अगर आप करें तो आप एक बहुत ही सर्टिफाइड और क्वालिफाइड शिक्षक के निगरानी में करें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हम किस प्रकार से अनुलोम विलोम और ये जो प्राणायाम है वो बिना किसी गाइडेंस के भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सेफ है। अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं, जैसा मैंने बताया, अपनी क्षमता अनुसार सांस लेना और छोड़ना, और योगिक श्वसन से अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाते हैं, और उदर श्वसन जो मैंने बताया, पेट से सांस लेना छोड़ना, ये सब ऐसा है कि आप सुन के भी कर सकते हैं और इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। भ्रामरी प्राणायाम का जो तरीका बताया वो भी बिल्कुल सेफ है। तो जो आप सुन के कर सकते हैं, ये 4 प्राणायाम मैंने बताए, इन्हें ज़रूर अपनाइए और ये बिल्कुल सेफ हैं और इनसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि अरे योग से तो तकलीफ़ बढ़ गई मेरी। सुलभा जी, अब सवाल ये आता है कि हम कब समय निकालें कि हम अनुलोम विलोम भी कर सकें और प्राणायाम दूसरे भी कर सकें? क्योंकि अधिकतर सवाल ये उठता है कि हमारे लाइफ में समय का बहुत अभाव है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो क्या करना चाहिए कि सुबह अगर आप 10 मिनट ही निकाल लें, तो बिस्तर में बैठ के ही आप थोड़ा प्राणायाम कर लें, उठते ही साथ। और जैसे अगर आप ऑफ़िस में जाते हैं, तब ज़रूर ये हो सकता है कि आपको समय ना मिले, पर जैसे आपका लंच ब्रेक है, तो लंच के बाद आप प्राणायाम बिल्कुल ना करें, चाहे घर में या ऑफ़िस में। लेकिन लंच खाने के पहले अगर आपने थोड़ी देर तक डीप ब्रीदिंग कर ली, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
खाना खाने के बाद कभी भी प्राणायाम ना करें। जब आप घर लौटते हैं शाम को काम से, तो डेफ़िनेटली आप मुँह हाथ धोकर थोड़ा-सा प्राणायाम कर लें, उससे आप फ्रेश हो जाएँगे और उसके बाद फिर आप अपनी चाय पी सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। रिलैक्स सीधे टीवी के सामने ना बैठें, टीवी ज़रूर देखिए, पर अपने लिए थोड़ा-थोड़ा समय अगर हम चाहें तो ज़रूर चुरा सकते हैं। चाहे आप गृहिणी हैं, जो घर में काम करती हैं, जब बच्चे और हस्बैंड बाहर चले गए हों और आपको खाना खाए हुए कुछ समय हो गया है, तब आप अपने लिए प्राणायाम का समय निकालिए, आसन का समय निकालिए, आसन के पहले या आसन के बाद। लेकिन क्या होता है कि सबसे अच्छी बात ये है कि योग को हम लोग सोचते हैं कि केवल आसन प्राणायाम है। वो बहुत छोटा-सा अंग है योग का, लेकिन फिर भी स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए आसन भी बहुत उपयोगी हैं। जो अब हम अपने अंगों को मोड़ना, खोलना, घुमाना वाले जो अभ्यास करते हैं, उससे आप पाएँगे कि आपकी बॉडी भी स्ट्रेस रिलीफ़ आपको मिलेगा, रिलैक्स हो जाएगी और मन भी रिलैक्स हो जाता है आसन से भी। तो प्राणायाम के साथ-साथ आसन भी स्ट्रेस रिलीफ़ में बहुत उपयोगी हैं। अच्छा, आप लगभग 25 सालों से योग का प्रशिक्षण दे रही हैं, तो आपने कुछ ऐसे उदाहरण भी देखे होंगे जब योग से जो व्यक्ति है उसको बहुत फ़ायदा हुआ हो या पहले वो बहुत बीमार रहता हो या बहुत तनाव में रहता हो, उसको बहुत ही रिलैक्स फ़ील होता हो? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा है कि मैंने इतने सारे उदाहरण देखे हैं इतने सालों में कि अगर मैं बताना शुरू करूँगी तो बहुत समय लग जाएगा, पर 1-2 उदाहरण ऐसे हैं जो ज़रूर बताना चाहूँगी। एक सज्जन थे जो जब मेरी क्लास में आए तो उनसे चलते भी नहीं बन रहा था। उनकी बेटी उनको लेके आई थी और बहुत मुश्किल से दीवाल पकड़-पकड़ के वो चलते थे। क्या 1 महीने बाद उनकी हालत देखने लायक थी। वो अपने आप सीढ़ी चढ़ के योग क्लास में आते थे और 1 साल बाद तो लगने लगा जैसे उनकी उम्र 10 साल कम हो गई हो। उनकी चाल, उनके बोलने-चालने का ढंग सब बिल्कुल बदल गया था। तो उनको मैं कभी भूल नहीं सकती कि उनमें कितना बदलाव आया था। एक बार एक लेडी मेरे यहाँ आईं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के दौर से गुज़र रही थीं। कई बार क्या होता है कि जब बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, तो माँओं को लगने लगता है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम हो जाता है, जब उनको लगता है कि अब मेरी कोई उपयोगिता नहीं है। बहुत डिप्रेशन में थीं और जब उन्होंने मेरी योग क्लास जॉइन करी, आसन, प्राणायाम, ध्यान सब करा क्लास में, तो मैंने देखा कि उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया और वो हमेशा वो खुश रहने लगीं और कभी डिप्रेस थीं ये वो भूल ही गईं। एक आईएएस ऑफ़िसर थीं, वो भी मेरी क्लास में आती थीं। तो आप लोग तो सब जानते ही हैं कि उनको कितना व्यस्त रहना पड़ता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इन हाई पोज़ीशन के ऑफ़िसर्स के ऊपर। तो क्या हुआ जब योग करने वो आती थीं, तो उन्हें बताया कि मेरे घर में बच्चे बोलते हैं, "मम्मी प्लीज़ आप कंटिन्यू करिए योग करना क्योंकि ना जब से आप जाने लगी हैं, आप हम लोगों को कम डाँटती हैं। आप बहुत सुंदर भी दिखने लगी हैं और आप हम लोगों को अब नहीं डाँटती हैं।" तो क्या होता है कि व्यक्तित्व में फ़र्क होता है, एक्चुअली जो स्ट्रेस है वो कम होता है और मन अपने आप ही खुश रहने लगता है। ये सब है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ योगा। हुँ, और बिल्कुल सही कहा कि हमें थोड़ा-सा भरोसा करना होगा, थोड़ा-सा धैर्य रखना होगा और अपनाना होगा योग के आसन और प्राणायाम ताकि हम अपन को स्वस्थ भी रख सकें और तनाव को दूर कर सकें। बिल्कुल, थोड़ा-सा समय निकालिए पर नियमित रूप से निकालिए। आज किया, 2 दिन नहीं किया, तो फिर ये काम नहीं करता है। पर थोड़ा-सा भी अगर समय निकालेंगे ना, तो आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि कुछ लोग तो कहते हैं कि दे आर एडिक्टेड टू योगा। बिना योग के उनको ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं आता। ऐसा हो जाए तो फिर देखिए आपकी जो मुस्कुराहट है बिल्कुल जेन्युइन रहेगी और जब आप बाहर से सीरियस दिख रहे हैं, तब भी आप अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहेंगे। सुलभा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी हमारे श्रोताओं को और प्राणायाम की महत्ता बताई, योग की महत्ता बताई। हम समझते हैं कि आज से ही यदि कोई प्रण कर लेता है, तो वो योग के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को बदल देगा। इतना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।